रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगण की आवाज़। इस समय मैं बीसीएस के पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश पांडे सर के आवास में उपस्थित हूं और आपको हिंदी भाषा के आयाम पुस्तक की रचना के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों को बात करना है कि हमें बात करना है मुख्य रूप से डॉक्टर साहब से कि ये जो हिंदी भाषा के आयाम की आपने रचना किया है तो उसमें मुख्य जो भाषा को लेकर के आपने जो तर्क दिया है, जो लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, तो क्या आपको कैसा लग रहा है? मतलब कि लोगों के इस पर प्रतिक्रिया का भी सामना करना होगा, तो कैसे आप क्या इस पर अपना तर्क देंगे? देखिए, इस पर जो प्रतिक्रियाओं का जहाँ तक सवाल है तो लंबे समय से, जैसा मैंने बताया कि लंबे समय से तो मैं लेखन कर रहा हूँ जी, तो प्रतिक्रियाएं आती रही जी, जी। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार प्रतिक्रिया आ रही है। हाँ, तो प्रतिक्रियाएं आती रही हैं और उनके जवाब मेरे पास हैं और उनके जो जवाब है उसके कुछ ऐसे पहलू हैं जी। जिनसे शायद बहुत सारे लोग परिचित नहीं, अच्छा, क्योंकि भाषा में अध्ययन करने की जो परंपरा है जी, वो क्षीण हो चुकी है। बहुत कम लोग पूरे देश भर में भाषा में अध्ययन करते हैं। जी, तो उसके कारण से क्या है, उनको अभी बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं है। वो उन चीज़ों को आधार बनाकर प्रश्न करते हैं जिन पर मैंने काम कर लिया। जी, जैसे 1-2 शब्दों का मैं इस्तेमाल यदि करूं तो जैसे अनुतान है, बलाघात है, तो इन चीज़ों को लेकर के भी अर्थ में परिवर्तन होते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है जिस पर मेरा एमफिल का लघु शोध प्रबंध है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। वो मिनिमम इकाई होती है, स्वनिम वह लघुतम इकाई है जो अर्थभेदक होती है। जी। अब ये इसके आधार है मेरे पास, इसलिए जब वो प्रश्न करते हैं तो उनके उत्तर हमारे पास हैं। और जब आपने कहा प्रतिक्रिया का, तो मुझे एक दिन याद आ रहा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ का रिपोर्ट करने गया था वहाँ से। बिल्कुल। तो जिस सत्र में मेरा प्रेजेंटेशन था पेपर का, जब मैं पेपर प्रेजेंट कर रहा था तो हमारे एक सम्मानीय प्रोफेसर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और जो ही मैंने प्रश्न किया तो जो ही मैंने प्रस्तुत किया पेपर, तो और प्रतिभागियों से पहले उन्हीं का हाथ उठ गया प्रश्न के। तो निश्चित तौर से मेरे लिए एक ये चुनौती भी कह सकते हैं, एक मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस सत्र में पेपर प्रेजेंट कर रहा था उसका अध्यक्ष भी मुझसे प्रश्न कर रहा है। मैंने उनसे कहा कि अध्यक्ष जी आप बैठिए, मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर होगा, लेकिन आप पहले खड़े रहिए और लोगों को पूछ लेना। तो निश्चित तौर से जब कोई भी चीज़ जब अनुसंधान करके आप सामने ले आते हैं तो लोगों के बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं। जी। और भाषा को लेकर बहुत सारे पूर्वाग्रह आप अभी देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति आई है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो हिंदी भाषा को लेकर जितने अधिक पूर्वाग्रह हैं, उन पूर्वाग्रहों के कारण प्रश्न उठेंगे। अच्छा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ज़्यादातर सुनने में आता है, जो प्रतिभाशाली लड़का है, बच्चा प्रतिभावान छात्र है, उसका हमेशा ये कहना रहता है अगर वो नंबर कम पाता है कि मेरी कॉपी को सही ढंग से उसकी जांच नहीं की गई, उसका अध्ययन करके मुझे नंबर नहीं दिया गया। क्या इस तरह की कभी आपको भी सुनने की बातें आई? नहीं, ये तो निश्चित तौर से मैं इसके दोनों पहलुओं से परिचित हूँ। मैंने कह सकते हैं कि अच्छे से मूल्यांकन को भी देखा है और बुरे मूल्यांकन को भी देखा है। जी। अच्छा सा मूल्यांकन जहाँ होता है तो वहाँ से प्रतिभाएं जन्म लेती हैं और मेरा अनुभव इसका है। जी। लेकिन जब पूर्वांचल की बात हम करते हैं, जिस क्षेत्र में मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी भी हूँ, जी। तो निश्चित तौर से एक दुखद पहलू है जी। कि मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जा रहा है। जी। या कह सकते हैं कि जो हमारी परीक्षा पद्धति है उस पद्धति में मूल्यांकन के लिए हमने समय ही नहीं दिया। जी। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, अध्यापक हमारे पास उतने ही रह गए, उनको हमने नहीं बढ़ाया। दूसरा ये कि अध्यापक अगर किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है तो उस क्षेत्र का उसको मूल्यांकन नहीं दिया गया। मैं मान लीजिए भाषा विज्ञान का व्यक्ति हूँ तो मुझे भाषा विज्ञान नहीं दिया जाएगा, कोई और विधा दी जाएगी, तो मेरी थोड़ी गति कम हो। जी। अब ये तो मेरी व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करता है कि मैं जिस प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करने जा रहा हूँ
उसके प्रश्नों को मैंने देखा है क्या, उस प्रश्न पत्र को देख करके हमने ठीक से समझ लिया है क्या 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 बिंदु इसमें होने चाहिए। जी लेकिन मेरा अनुभव है, एक बड़ा खराब अनुभव है। चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि ये पूर्वांचल का एक दर्द है शिक्षा जी, का। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पुस्तक में इसकी वर्णन भी होगा। नहीं, उस पुस्तक में इसका तो वर्णन नहीं मैंने किया है, जी। लेकिन उस पुस्तक में उन पूर्वाग्रहों का जरूर वर्णन मैंने किया है जी। कि जिन पूर्वाग्रहों से भाषा के प्रति हीनता का बोध हाँ, लोगों में आ बिल्कुल, रहा बिल्कुल। है, उसका वर्णन है। जी तो वो एक हमारे यहाँ शोध प्रविधि का प्रश्न पत्र आया था एमए फाइनल में, और मैंने बड़े परिश्रम करके बच्चों के लिए सामग्री एकत्रित की। बच्चों को पुस्तक खरीदने में कई दिक्कत हो तो इसके लिए मैंने फोटो सेट करा करके और उन सबको उपलब्ध कराया, और बच्चे परिश्रम भी किए थे, बच्चों ने मेहनत करके लिखा था। लेकिन जब परिणाम आया तो सभी बच्चे 50%, 55% पे समेट दिए गए। जी। वो बच्चे जिनके 60% से अधिक मार्क से अन्य पेपर में इसमें कम कर दिए गए, यानी कह सकते हैं कि जनरल मूल्यांकन कर दिया गया, जनरल मार्किंग कर दी गई, और इसी कारण से नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद मैंने उस पेपर को पढ़ाना भी छोड़ दिया, इसलिए कि अगर बच्चे को नंबर ही नहीं मिलेगा तो मेरे कारण से बच्चे का रिजल्ट क्यों खराब। जबकि उसका दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि जिन बच्चों ने शोध प्रविधि के प्रश्न पत्र को पढ़ा था, उसके बाद उसमें से कई बच्चे बाहर गए। एक बच्चा आज गुजरात में अध्यापन कार्य कर रहा है। वो बच्चे एमए करने के तुरंत बाद सिनॉप्सिस आसानी से बना लेते हैं, जी उनको सिनॉप्सिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और वो अनुसंधान की जो प्राथमिकताएं हैं, अनुसंधान के जो आधारभूत तत्व हैं, उनसे पूरी तरह से परिचित हैं। जी तो मुझे लगता है कि यह संकट एक है कि मूल्यांकन ठीक से बच्चों का नहीं होता है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और नहीं मिलता है, ये भी दावा नहीं करते, लेकिन ये जरूर है कि अच्छे बच्चों को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जी और कई बार जो खराब बच्चे होते हैं वो इस जनरल मार्किंग का लाभ ले जाते हैं। जी तो मूल्यांकन की पद्धति संतोषजनक तो नहीं कही जा सकती। जी जी। अच्छा, ये हिंदी भाषा के आयाम के लिए जो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये तो बड़े गौरव की बात है। तो इसका श्रेय आप किसी को देना चाहेंगे इस पुरस्कार? देखिए, श्रेय यदि किसी को जाता है तो निश्चित तौर से दो व्यक्ति जिनका जीवन में मेरे बड़ा महत्व है। एक तो मेरे पिता, जिनकी 4-4, 6-6 पंक्तियों की चिट्ठियाँ मेरे लिए कह सकते हैं अजस्र ऊर्जा का प्रवाह हुआ था। जी मैं उन चिट्ठियों को आज भी समेट के रखा हूँ। जी और कई बार सामान्य लोग उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे तो उसमें को कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, जी लेकिन मैं उन चिट्ठियों को जब भी निकालता था तो जैसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती। जी दूसरा एक बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को मिलेगा जिसने मेरे जीवन को संवारने का काम किया, मेरे गुरु डॉक्टर कृपा शंकर सिंह जी, बहुत काम किया उन्होंने। उनकी ऋग्वेद पर 2-2 पुस्तकें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, नई नई स्थापनाएं उन्होंने की है। तो दूसरा उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी छोटी से छोटी जो जिज्ञासाएँ थी, शंकाएँ थी, उनका बड़े विस्तार से, बड़ी सहायता से उत्तर दिया। मुझे याद है कि कई बार मेरे मन में कोई ग्रंथि आ जाती थी कि सर ये समस्या है, कैसे इस पर चर्चा किया जाए। कई स्थापनाएं मैं लेकर जाता था, तो जब स्थापनाओं में कोई दोष होता था, कोई कमी रह जाती थी, तो बड़े मुस्कुराते हुए सहायता से वो कहते थे कि नहीं नहीं, तुमने जो है प्रश्न तो ठीक उठाया है, और उसके आधार बिंदु को वो जब साफ कर देते थे तो उनको नहीं कहना पड़ता था, मैं ही कहता था कि नहीं सर मैं गलत था, मुझे दूसरी लाइन लेनी चाहिए। तो ये उनका एक था कि हमें इस अनुसंधान की प्रक्रिया में नवाचार के लिए प्रेरणा उनके यहाँ से मिली, और नए तथ्य लेकर जब मैं उनके पास जाता था तो मुझे याद है वो दिन जब मैंने उनसे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था पर बात करते हुए एक नई स्थापना की बात की, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है तुमको लिखना चाहिए। जबकि सामान्य रूप से शोध निर्देशक नई चीज़ों के प्रति घबराते हैं कि बच्चा खारिज कर रहा है, पता नहीं इसके पास मजबूत तर्क है कि नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो ऐसी चीज़ों को ठीक से सुनते थे और सुनने के बाद कहते थे नहीं तुम्हारे तर्क ठीक है और तुमको इन बातों को लिखना चाहिए। और उसी प्रेरणा से मैं कई स्थापनाओं को कर चुका हूँ भाषा के क्षेत्र में। अच्छा, इस पुरस्कार के लिए मऊ जनपद के लोगों के लिए क्या आभार व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जो आदमी की कर्मभूमि होती है उसी से बहुत प्रेरणाएँ मिलती है। और मऊ जो है, मऊ
इस रूप में मैं जरूर प्रेरणा दिया कि जो गोष्ठियाँ होती थी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ के श्रोता बड़े अच्छे हैं। जी। अगर आप कोई नई चीज़ ले करके आते हैं, हम लोग जब गोष्ठी करते हैं, किसी विषय को लेकर रखते हैं, तो मैं देखता हूँ शहर के तमाम बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक परिषद यहाँ का है, वो हमारी गोष्ठियों में जरूर बैठते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये जो हमारे नगर के लोगों का ये उत्साहवर्धन है, ये बड़ी ताकत देता, बड़ी ऊर्जा देता है कि आप पढ़िए लिखिए, और उस ऊर्जा का ही प्रतिफल है कि मैं इतना आगे बढ़ पाया या लिख पाया। तो मैं जो अपने नगर के लोग हैं उनके महत्व को कम नहीं कर सकता, मैं अपने उन मित्रों के महत्व को कम नहीं कर सकता जो घंटों भिन्न भिन्न मुद्दों पर मुझे चर्चा करते रहते हैं। तो ये तो मैंने दो लोगों का नाम इसलिए लिया कि भाई दो की बड़ी भूमिका होती है, शेष भूमिकाएं सबकी हैं, और नगर के लोग इस मामले में मैं निश्चित तौर से उनका आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने अध्ययन के लिए, चर्चा में, बहस में तो भागीदारी की, सम्मान मिलने पर भी मैं आपसे क्या कहूँ, जितना सम्मान उस प्राप्त करने के बाद लोगों ने यहाँ दिया है, जी। जितनी शुभकामनाएं मुझे मिली यहाँ, जी। जिनको भाषा से कोई मतलब नहीं, जी। जिनको साहित्य से बहुत अधिक मतलब नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब लिखते पढ़ते रहते हैं तो इनको मिला है, खुशी की बात है, गौरव की बात है। ये सम्मान शायद अन्य जगहों पर या सबको नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर से मऊ के लोगों ने बहुत सम्मान दिया मुझे, मैं उनका निश्चित तौर से आभारी हूँ, रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनगढ़ की आवाज़ से आपको वार्ता करने के लिए। आप लोगों ने अभी सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी पुस्तक की रचना या जो भी रचनाएं हैं, मैं अपने पिता और अपने श्रद्धेय गुरु से प्रेरित होकर के इन रचनाओं को करने का प्रयास किया और उनका मार्गदर्शन मिला, जो शब्द के रूप में विस्तार रूप ले रहा है। और निश्चित रूप से ये रचनाएं लोगों का मार्गदर्शक बनेंगी और आने वाले भविष्य में भाषा को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की जननी है। हमारी अच्छी भाषा हमारी अच्छी सोच, हमारे अच्छी अभिव्यक्ति को जन्म देती है, अच्छे विचारों को जन्म देती है। और इन्हीं विचारों के साथ आप लोगों को मैं आगे भी बताता रहूँगा कि डॉक्टर साहब की रचनाएं क्या हैं और रचनाओं के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।